उसके बोलते ही बाकी लड़कियां भी बोलने लगी। हाँ, क्या तुम चाहती हो कि हम तुम्हारे साथ मरें? फिर भी कहती हो कि हमने कसम खाई थी। रोजमर्रा की मस्ती अलग बात है, लेकिन कौन सचमुच तुम्हारे साथ मरने जाएगा? मैं युआंदा को नाराज नहीं कर सकती। नुओ रोते हुए बोली, मैं तुमसे युआंदा के खिलाफ जाने को नहीं कह रही, बस हमारी मदद कर दो, हमें जाने दो। लेकिन उसकी कोई भी दोस्त एक शब्द नहीं बोली। मुझे पता था कि इस समय नुओ की पूरी दुनिया टूट चुकी थी, लेकिन मुझे सिर्फ उसके लिए दर्द महसूस हो रहा था। 15 साल जेल में रहने के बाद मैं समझ सकता था कि इन सालों में नुओ ने कितनी यातनाएं सही होंगी। वह बस दोबारा सताई नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए वह इन गुंडी लड़कियों के साथ घूमती थी ताकि समूह में रहकर खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। भावनाओं में बहकर नुओ भीड़ को चीर कर निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसका नाजुक शरीर इन आदमियों का मुकाबला कैसे कर सकता था? कैंटीन मालिक झुंझलाकर हाथ उठाया और जोरदार थप्पड़ नुओ के चेहरे पर मारने के लिए बढ़ा। छोकरी थोड़ा चुप नहीं रह सकती? लेकिन थप्पड़ उसके चेहरे तक पहुंचने से पहले मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। कैंटीन मालिक चौंक गया। उसने अविश्वास से कहा, क्या तू पलटकर हाथ उठाने की हिम्मत करेगा? मैंने शांत स्वर में कहा, मैंने कहा था कि मैं अब लड़ाई नहीं करता। वह घमंड से बोला, तो फिर मेरा हाथ छोड़। मैंने सिर हिलाया। तुम मुझे जितना चाहो मार सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुमने उसे छुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। कैंटीन मालिक जोर से हंस पड़ा। एक खाना बेचने वाला आदमी मुझे धमकी दे रहा है? अच्छा, तुझे पसंद नहीं कि मैं इस लड़की को मारूं? तो पहले तेरे सामने ही इसे मारता हूं। हालांकि उसका हाथ मैंने पकड़ रखा था, फिर भी उसने तुरंत नुओ को लात मारने की कोशिश की, लेकिन मैं उससे भी तेज था। जैसे ही उसने पैर उठाया, मैंने उसकी दूसरी टांग पर लात मार दी। वह तुरंत संतुलन खो बैठा और जोर से जमीन पर गिर पड़ा। कैंटीन मालिक की इज्जत मिट्टी में मिल गई। वह उठकर गुस्से से चिल्लाया, हरामी, आज मैं तुझे अपाहिज बना दूंगा, तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा, फिर तुझे युआंदा वालों के हवाले कर दूंगा। उसकी बात खत्म होते ही वह ताकतवर आदमी बाकी लोगों को लेकर मेरी ओर टूट पड़ा। नुओ घबरा गई। भीड़ में मची अफरा तफरी का फायदा उठाकर रोते हुए उसने मुझसे कहा, भागो। मैंने उन लोगों की ओर देखा जो मेरी तरफ दौड़ रहे थे, फिर एक लंबी सांस ली। मैंने हाथ बढ़ाकर नुओ के सिर पर हल्के से हाथ फेरा और नरम स्वर में कहा, क्या तुम गोजियांगलोंग की बहुत प्रशंसा करती हो? वह एक पल के लिए ठिठक गई। मैंने धीरे से कहा, तो आज मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। वह ताकतवर आदमी मेरे सामने पहुंच चुका था। उसने मुट्ठी उठाई और पूरी ताकत से मेरे चेहरे पर मारने की कोशिश की। मैंने न तो बचाव किया और न ही पीछे हटा। मैंने बस एक हाथ से उसकी कलाई पकड़ ली। उसने चाहे जितनी ताकत लगाई, उसकी मुट्ठी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकी। जब बाकी लोगों ने देखा कि उनका नेता दबा दिया गया है, तो वे सब मुझे घेर कर एक साथ हमला करने दौड़े, लेकिन मैंने बस उस ताकतवर आदमी को उठा लिया और जोर से उनकी तरफ फेंक दिया। वह अपने साथियों के ऊपर जा गिरा। कई लोग एक साथ गिर पड़े। चारों तरफ दर्द भरी चीखें गूंज उठी। कैंटीन मालिक घबरा गया और जोर से चिल्लाया, जल्दी करो, तुम लोग इतने सारे हो, क्या एक खाना बेचने वाले को भी नहीं हरा सकते? नुओ ने मौका देखा और तुरंत मेरा हाथ पकड़कर भागने लगी, लेकिन मैं अपनी जगह से नहीं हिला। नुओ घबरा कर बोली, चलो, अगर युआंदा वाले आ गए तो सब खत्म हो जाएगा। मैंने शांत स्वर में कहा, अगर हम अभी चले गए तो वे बाद में फिर परेशानी खड़ी करेंगे, बेहतर है कि आज ही सब खत्म कर दिया जाए। नुओ बेचैनी से बोली, बड़ी बड़ी बातें मत करो, पहले अपनी जान बचाओ। मैंने धीरे से कहा, मैंने किसी की नकल नहीं की है। वह हैरानी से मुझे देखने लगी। मुझे पता था कि आज सच छिप नहीं सकेगा। उसी समय अचानक आसमान से शोर की आवाज आने लगी। लोगों ने हैरानी से ऊपर देखा। 2 हेलीकॉप्टर हमारी तरफ उड़ते हुए आ रहे थे। उन पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, युआंदा ग्रुप। कैंटीन मालिक खुशी से पागल हो गया। उसने मेरी ओर उंगली दिखाते हुए उत्साह से कहा, तू बहुत लड़ सकता है ना? मैं बता रहा हूँ, तू खत्म हो गया। आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। तमाशा देखने वाली भीड़ दोनों तरफ हट गई। सड़क के अंत से एक के बाद एक रोल्स रॉयस और मायबाग कारें आती दिखाई दी। इतना बड़ा काफिला देखकर नुओ का पूरा शरीर कांपने लगा। वह रोते हुए मुझसे बोली, मेरी माँ ने अकेले मुझे पाला है। वह 15 साल तक तुम्हारा इंतजार करती रही। वह हमेशा कहती थी कि मैं तुमसे नफरत न करूं। कहती थी कि तुम एक भरोसेमंद आदमी हो, लेकिन तुम आखिर कहां से भरोसेमंद हो? तुम हमेशा अपने लिए इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर लेते हो। मैंने भारी मन से कहा, मुझे माफ कर दो। मैंने दोनों हाथों से नुओ का चेहरा थाम लिया। उस पल मेरे दिल में ऐसा दर्द हो रहा था जैसे कोई उसे चीर रहा हो। काफिला रुक गया। मेरे भाई कारों से उतरने लगे। एक एक करके वे मेरी ओर बढ़े। कैंटीन मालिक तुरंत भागकर उनके पास गया। उत्साहित होकर बोला, साहब लोग, यही है वह। उसने मेरी ओर उंगली दिखाते हुए बढ़ा चढ़ाकर कहा, यही आदमी गोजियांगलोंग बनकर घूम रहा है। मैंने सुना तो सोचा कि युआंदा की तरफ से इसे सबक सिखा दूं, लेकिन इसने तो युआंदा को भी कुछ नहीं समझा। यह तो भागने की भी कोशिश कर रहा था। आसपास के लोग उत्साह से बातें करने लगे, ये युआंदा ग्रुप है। हे भगवान, अब यह आदमी गया काम से। आम दिनों में तो इन बड़े लोगों की झलक तक नहीं मिलती, आज सब एक साथ आ गए हैं। कमाल है। काश मैं भी जाकर इनमें से किसी को अपना बड़ा भाई बना लेता। पागल मत बन। क्या तुम्हें लगता है कि ये गली के गुंडों का खेल है? यहाँ तक कि वे लड़कियां भी जो पहले नुओ के साथ घूमती थीं, अब उत्साह से मोबाइल निकालकर हमारी वीडियो बनाने लगी। उनकी यह अवसरवादी कमजोरी मुझे दयनीय और हास्यास्पद लगी। नुओ के तथाकथित दोस्तों से अलग मेरे भाई मेरी ओर देख रहे थे। मैंने गहरी सांस ली। वे सब मेरे साथ खून पसीना बहाने वाले भाई थे। मैं 15 साल जेल में रहा और वे 15 साल तक मेरा इंतजार करते रहे। 5400 से अधिक दिन। उनकी निष्ठा कभी नहीं बदली। वे सिर्फ मेरे बाहर आने का इंतजार करते रहे ताकि सब कुछ मुझे
मुझे सौंप सकें। मैंने सोचा था कि शायद उनसे फिर कभी मुलाकात नहीं होगी, लेकिन किस्मत ने हमें फिर मिला दिया, और वह भी ऐसे खास मौके पर। कैंटीन मालिक अब भी बोलता जा रहा था, मैंने तो युआंदा की इज्जत बचाने के लिए इसे जी जान से पीटा था। इसकी हालत देखिए, इसे मैंने ही ऐसा बनाया है। नुओनुओ ने देखा कि वे लोग मेरी तरफ बढ़ रहे हैं। वह घबरा गई, कांपते हुए बोली, साहब लोग मेरी बात सुनिए, ये मेरे पापा हैं। वह बहुत साल पहले जेल गए थे। ये टैटू भी बहुत पुराना है। जब वह वापस आए तब मैं उनसे नफरत करती थी, क्योंकि वे जेल में रहे थे, इसलिए मैं उनसे दूर रहती थी। आज पहली बार मैंने उनका टैटू देखा है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं उन्हें जरूर रोकती। जितना वह बोलती गई उतनी ही डरी हुई लगने लगी। फिर भी वह मेरे सामने खड़ी रही। वह टूटे हुए स्वर में बोली, मेरी माँ सच में उनका बहुत इंतजार करती रही है। उनका युआंदा को नाराज करने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने कभी गोजियांगलोंग बनने की कोशिश भी नहीं की। कृपया उन्हें माफ कर दीजिए। मैं आप लोगों के सामने घुटने टेकती हूँ। उसे इस तरह देखकर मेरा दिल दर्द से भर गया। सांस लेना तक मुश्किल हो गया। मैं चाहता था कि वह मुझे पहले की तरह नापसंद ही करती रहती। तभी कैंटीन मालिक उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, तुम अपने आप को क्या समझती हो? तुम्हारी दया की कीमत ही क्या है? लेकिन उसके शब्द खत्म होते ही युआंदा ग्रुप के सभी निदेशक अचानक एक साथ घुटनों के बल बैठ गए। उन्होंने नुओनुओ का प्रणाम स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उस पल हर व्यक्ति स्तब्ध रह गया। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सभी निदेशकों ने एक साथ सम्मान पूर्वक कहा, बड़ी बहन, बड़ी मालिक। अचानक हुए इस बदलाव से नुओनुओ पूरी तरह स्तब्ध रह गई। कैंटीन मालिक का चेहरा सफेद पड़ गया। वह घबरा कर चिल्लाया, भाई, क्या मैंने गलत आदमी को पहचान लिया? वह तो सिर्फ खाना बेचने वाला था। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसके अपने आदमी उसे पकड़कर जमीन पर दबा चुके थे। वे लाल आंखों से गरजते हुए बोले, आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। कैंटीन मालिक डर के मारे चीख उठा, गलतफहमी है, सब गलतफहमी है। मैं नुओनुओ के पास गया और उसे उठाकर खड़ा किया। नुओनुओ खड़ी हो गई, लेकिन सारे निदेशक अब भी घुटनों के बल बैठे रहे। जब तक मैं कुछ न कहूं, उनमें से कोई उठने की हिम्मत नहीं कर सकता था। नुओनुओ ने घबराकर लार निकली और मूर्खतापूर्ण हैरानी में पूछा, क्या मैं गोजियांगलोंग की बेटी हूँ? मैंने धीरे से कहा, मुझे माफ कर दो कि मैंने यह बात इतने साल तुमसे छिपाई। उसने बड़ी बड़ी आंखों से मेरी ओर देखा और पूछा, 15 साल पहले क्या वह कहानी सच है, जब तुमने अकेले एक चाकू लेकर 1000 लोगों का सामना किया था और आधी नदी को खून से रंग दिया था? एक आदमी आखिर 1000 लोगों से कैसे लड़ सकता है? मैंने जवाब दिया, हाँ वह सच है, लेकिन पहले इस आदमी का मामला खत्म कर लें, फिर मैं तुम्हें सब बताऊंगा। मैंने कैंटीन मालिक की ओर नजर डाली। मेरे भाइयों ने तुरंत मेरा इशारा समझ लिया। वे उसे घसीटकर मेरे सामने ले आए। कैंटीन मालिक डर से मरने वाला था। वह मदद के लिए चीख रहा था। एक मरे हुए कुत्ते की तरह उसे जमीन पर घसीटा जा रहा था। वहीं वह ताकतवर आदमी भी पूरी तरह सुन्न हो चुका था। जो कुछ देर पहले बहुत उग्र था, अब उसके पैर कांप रहे थे। वह हकलाते हुए भीड़ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका डर इतना गहरा था कि वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। शायद उसने पहले बहुत बुरे काम किए थे। शायद उसने कई खतरनाक लड़ाइयों में हिस्सा लिया था। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इंसान के अनुभव किए गए हर भय से भी ज्यादा डरावनी होती हैं। जैसे मेरा नाम। जिस क्षण उसे मेरा नाम पता चला, उसी क्षण उसका साहस टूट गया। जब इंसान अत्यधिक भय में होता है तो उसके पैरों का कांपना उसके नियंत्रण में नहीं रहता। वह पहले भाग रहा था, लेकिन उसके पैर लगातार कमजोर होते गए और आखिरकार वह सीधे घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। वह पागलों की तरह अपनी टांगों पर मुक्के मारने लगा। खुद से खड़ा होने की गुहार करता रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मेरे सामने खड़े होने का साहस वह पूरी तरह खो चुका था। मेरे भाई उसे पकड़ चुके थे और उसे घसीटते हुए मेरी तरफ ला रहे थे। उसके साथ उसके सारे आदमी भी थे। मैंने एक नजर लाल बालों वाली लड़की पर डाली और यूं ही कहा, उन कुछ लोगों को भी यहाँ ले आओ। जो लाल बालों वाली लड़की पहले मेरा मजाक उड़ा रही थी, वह स्तब्ध रह गई। उसका चेहरा भय से भर गया। वह कुछ समझ पाती उससे पहले ही भीड़ डरकर पीछे हटने लगी। वे पहले भीड़ में छिपे हुए थे, लेकिन गुओ जियांगलोंग के नाम के सामने कोई भी मुसीबत मोल लेने की हिम्मत नहीं कर रहा था। नुओनुओ के साथ घूमने वाले वे तथाकथित भाई बहन अब मस्खरों की तरह वहीं खड़े रह गए। वे सिर झुकाए कांपते हुए मेरी ओर चले आए। जब वे मेरे सामने रुके तो लाल बालों वाली लड़की लगभग रोते हुए बोली, अंकल, मैं सच में आपका मजाक उड़ाना नहीं चाहती थी। मैं तो बस मजाक कर रही थी। नुओनुओ और मैं तो बहुत अच्छी सहेलियां हैं। नुओनुओ, तुम ही कुछ कहो ना। नुओनुओ ने ठंडे स्वर में कहा, कौन तुम्हारी अच्छी सहेली है? अभी कुछ देर पहले मैंने तुम लोगों से सिर्फ एक बार मदद मांगी थी और तुमने मेरा मजाक उड़ाया, मुझे ताने मारे। अब कह रही हो कि तुम मेरी अच्छी दोस्त हो। मैं तुम सबको अच्छी तरह समझ चुकी हूँ। एक भाई मेरे पास आया और सम्मान से पूछा, लोंगे, इन लोगों का क्या करना है? मैंने कैंटीन मालिक की ओर देखा। वह डर के मारे कांप उठा। रोते हुए बोला, लोंगे नहीं, लॉन्ग चेयरमैन। मुझे सच में आपकी पहचान नहीं पता थी। अगर पहले से जानता तो 100 हिम्मत भी होती तो भी आपको नाराज नहीं करता। मैं उसके सामने जाकर खड़ा हो गया और ऊपर से उसकी ओर देखने लगा। वह और भी डर गया, यहाँ तक कि उसकी पैंट भीगी हुई दिखाई देने लगी। मैंने आह भरते हुए कहा, मैंने तुमसे धंधा नहीं छीना था। हम दोनों का खाना एक ही कीमत पर बिकता था। अगर छात्र तुम्हारा खाना खरीदते तो आराम से कैंटीन में बैठकर खाते, लेकिन अगर मेरा खाना खरीदते तो न छत मिलती न मेज कुर्सी। उन्हें स्कूल से बाहर निकलकर सड़क किनारे बैठकर खाना पड़ता था। फिर भी वे मेरे पास क्यों आते थे? कैंटीन मालिक ने लार निगली और हकलाते हुए कहा, क्योंकि मैं लालची था, क्योंकि मैं इंसान नहीं था। मुझसे गलती हो गई। मैं सच में अपनी गलती मानता हूँ। मैंने सिर हिलाया। तुम्हें अपनी गलती का एहसास
एहसास नहीं हुआ। तुम्हें सिर्फ यह एहसास हुआ है कि तुमने ऐसे आदमी को नाराज कर दिया जिसे नाराज नहीं करना चाहिए था। तुम माफी इसलिए मांग रहे हो ताकि सजा से बच सको। उसी समय एक भाई टूटे हुए ठेले के पास गया और धीरे से बोला, लॉन्गे, आपने कहा था कि आप रोज 300 डिब्बे बेचते थे। ये खाना इसने गिराया था या इसने पैसे देकर खरीदा था? कैंटीन मालिक तुरंत बोला, मैंने खरीदा था। मैंने देखा कि लॉन्गे बहुत मेहनत करते हैं, इसलिए मैंने खास तौर पर खरीद लिया था। मैंने पूछा, तो फिर तुम मुझसे मुआवजा क्यों मांग रहे थे? वह तुरंत घुटनों पर बैठ गया और कांपते हुए बोला, बिल्कुल नहीं, गलती मेरी थी। मैंने आपको पहचानने में भूल कर दी। आप बड़े हैं, कृपया मेरी छोटी सोच को माफ कर दीजिए। मैंने शांत स्वर में कहा, अगर तुमने खरीदा था तो अब इसे खा लो। वह अवाक रह गया। नुओनुओ ने जमीन पर पड़े खाने के उस ढेर की ओर देखा जो किसी छोटे पहाड़ जैसा लग रहा था। वह हैरानी से बोली, खा लो। एक भाई गरज कर बोला, क्या लॉन्गे का बनाया खाना तुम्हारे खाने लायक नहीं है? मैं खाऊंगा, अभी खाता हूँ। कैंटीन मालिक रेंगता हुआ खाने के पास पहुंचा। वह कुत्ते की तरह जमीन पर झुक गया और मिट्टी में गिरे खाने को बड़े बड़े कौरों में खाने लगा। मैंने पूछा, स्वाद कैसा है? वह खाते खाते खुशामद भरे स्वर में बोला, बहुत स्वादिष्ट, मेरे खाने से तो कहीं बेहतर है। मैंने कहा, तो सब खत्म कर दो। वह स्तब्ध रह गया। 300 लोगों के हिस्से का खाना मैं अकेला कैसे खा सकता हूँ? ये सुनकर मेरे भाई नाराज हो गए। नहीं खा सकता तो हम मदद करते हैं। उन्होंने उसका सिर पकड़कर जोर से खाने के ढेर में दबा दिया। वह मजबूरी में जमीन से खाना निकलता रहा। मैंने ताकतवर आदमी और उसके साथियों की ओर देखा और सहजता से कहा, तुम लोग मदद नहीं करोगे? बस इतना कहना था कि मेरे भाइयों ने मेरा मतलब समझ लिया। उन्होंने उन सबको भी घसीटकर कैंटीन मालिक के पास बैठा दिया। उनके सिर भी खाने के ढेर में दबा दिए गए। एक भाई ठंडे स्वर में बोला, खाओ, पेट भरकर खाओ, फिर सफर पर निकलना है। एक साधारण सा वाक्य था, लेकिन कैंटीन मालिक और उसके साथी बुरी तरह डर गए। लॉन्ग चेयरमैन, हम कहाँ जाने वाले हैं? एक भाई बोला, विदेश में हमारी कुछ खदानें हैं। वहाँ युद्ध और आतंक के कारण बहुत लोग मारे गए हैं। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो सिर्फ 1-2 हाथ पैर खोओगे और 10 साल काम करके लौट आओगे। अगर किस्मत खराब रही तो कम से कम तुम्हारी राख वापस भेज दी जाएगी। ये सुनते ही कैंटीन मालिक और ताकतवर आदमी दोनों रो पड़े। क्या हम वहाँ न जाएं? भाई ने कहा, न जा सकते हो, लेकिन युआनदा तुम्हें खुद वहाँ जाने की भीख मांगने पर मजबूर कर देगा। कैंटीन मालिक घबरा गया। वह घुटनों के बल मेरी ओर सरकते हुए रोने लगा। लॉन्गे, मैं सच में गलत था, कृपया मुझे विदेश मत भेजिए। मैंने सुना है कि कंपनी की विदेशी खदानों में मजदूरों की क्या हालत होती है। किसी का आधा शरीर बम में उड़ जाता है, किसी के हाथ पैर स्थानीय सशस्त्र गिरोह काट देते हैं। आपने कहा था कि वहाँ स्थानीय मजदूर काम करते हैं। मुझे वहाँ क्यों भेज रहे हैं? मैं भी इंसान हूँ, मैंने सिर्फ एक गलती की है, इतनी बड़ी सजा क्यों? मैंने पूछा, सुना है कि स्कूल का प्रिंसिपल तुम्हारा चचेरा भाई है। तुम्हारी कई बार शिकायत हुई, फिर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा, बल्कि जो लोग अपने अधिकारों की रक्षा कर रहे थे उनके बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया। क्या यह सच है? उसने लार निगली और धीमे स्वर में कहा, उसमें उनकी भी गलती थी। उनके बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, सरकारी स्कूल में दाखिला नहीं मिला, इसलिए निजी स्कूल में आए और फिर भी हंगामा करते रहे। मैंने उसकी ओर देखते हुए कहा, तो तुम्हारे हिसाब से ताकतवर लोगों को कमजोरों पर अत्याचार करने का अधिकार है? अगर ऐसा है तो क्या मुझे भी तुम पर अत्याचार करने का अधिकार नहीं होना चाहिए? लॉन्गे, मैंने उसकी बात काट दी। उसके कंधे पर हाथ रखकर धीरे से थपथपाया और आह भरते हुए कहा, बच्चे बढ़ने की उम्र में हैं। मैं समझता हूँ कि व्यापार में मुनाफा जरूरी होता है, लेकिन बच्चों के लिए कम से कम थोड़ा जमीर तो होना चाहिए। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूं, लेकिन क्या तुमने कभी बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार किया? अगर लोग मजबूर न होते तो क्या वे स्कूल से बाहर निकलकर सड़क किनारे बैठकर खाना खाते? मैं गलत था। कैंटीन मालिक अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया। मेरे भाई उसे घसीट कर ले गए। जैसा उन्होंने कहा था, वह जाए या न जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंत में युआनदा उसे खुद वहाँ जाने की भीख मांगने पर मजबूर कर देगा। इस समय नुओनुओ के वे तथाकथित भाई बहन डर से कांप रहे थे। लाल बालों वाली लड़की रोते हुए बोली, अंकल, हम फिर कभी आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे। मैंने उसके लाल बालों पर हाथ फेरा और नरमी से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारे साथ कुछ करेंगे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अच्छी तरह पढ़ाई करो, इन बेकार चीजों की पूजा मत करो। स्कूल में लड़ाई झगड़े करना, बहुत सारे तथाकथित बड़े भाइयों के पीछे घूमना, तुम्हें लगता है कि इससे तुम बहुत महान बन जाती हो, लेकिन समाज में जाकर यही आदतें तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगी। वह कांपती रही, उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। मैंने कहा, अगली बार जब मेरी बेटी से मिलने आओ तो पहले अपने बालों का रंग वापस सामान्य कर लेना, ठीक है? उसने सिर हिलाया और उसी क्षण वह अपने दिल के भीतर छिपे भय को और दबा नहीं सकी। वह धीरे धीरे घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई। मैंने एक लंबी सांस ली और चुपचाप जमीन पर बिखरे अपने ठेले का सामान समेटने लगा। मेरा इरादा हमेशा साधारण जीवन जीने का था। अगर ये लोग बार बार मुझे मजबूर न करते तो मैं कभी भी इस तरह सबके सामने नहीं आता। मेरे भाइयों ने देखा कि मैं खुद सामान उठा रहा हूँ तो वे घबरा गए। वे तुरंत दौड़कर आए और मेरे साथ सामान समेटने लगे। मैंने पूछा, सब लोग मुझसे इतना डरते क्यों हैं? युआनदा को तो तुम लोगों ने किसी गैंग जैसा बना दिया है। वे सब एक पल के लिए चुप हो गए। फिर किसी ने उलझन में कहा, पता नहीं, शायद इसलिए कि हम बहुत ज्यादा अमीर हो गए हैं। मैंने एक गहरी सांस ली। सारा सामान समेटने के बाद मैंने नुओनुओ को इशारा किया कि वह मेरे साथ घर चले। नुओनुओ मेरे साथ साथ चलने लगी। वह बार बार पीछे मुड़कर देखती थी, क्योंकि मेरे भाई अब भी हमारे पीछे चल रहे थे और जाने को तैयार नहीं थे। मैंने बची हुई आखिरी खाने की डिब्बी उसे थमा दी। आह भरते हुए
हुए बोला, अफसोस, जो खाना मैंने शुरुआत में तुम्हारे लिए बनाया था वह बर्बाद हो गया। मैंने तो उसे बहुत ध्यान से सजाकर उस पर दिल का निशान भी बनाया था। नुओ नुओ ने डिब्बा लिया, उसने आंसू पोंछे और धीमे स्वर में कहा, मुझे लगा था कि आज हमारे साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था कि तुम ही गो जियांगलोंग हो। मैंने पूछा, तुम इतनी डरी हुई थी, फिर भी मेरे सामने क्यों खड़ी हो गई थी? वह रोते हुए बोली, चाहे मैं तुमसे कितना भी नाराज रही हूँ, पिछले 15 साल तुम हमारे साथ नहीं थे, लेकिन तुम फिर भी मेरे पापा हो और वही आदमी हो जिसका मेरी माँ ने दिन रात इंतजार किया। मैं मुस्कुराया। मैंने उसके आंसू पोंछते हुए धीरे से कहा, पिछले 15 सालों में मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है, लेकिन अब मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को कभी नहीं छोड़ूंगा। कुछ दूर चलने के बाद नुओ नुओ थक गई। वह सड़क किनारे बने पत्थर के चबूतरे पर बैठना चाहती थी। मैंने तुरंत रुमाल निकाला और बैठने की जगह साफ कर दी। जब वह बैठ गई तो मैंने उसे चॉपस्टिक भी पकड़ा दी। एक पिता जो कर सकता था मैं वही कर रहा था। नुओ नुओ ने चॉपस्टिक पकड़ते हुए पूछा, उस समय जब तुमने अकेले 1000 लोगों का सामना किया था वह क्या कहानी थी? मैंने उसकी ओर देखा और कहा, वह कोई गर्व करने वाली बात नहीं है। मैं उसकी आंखों में देखते हुए यादों में खो गया। 15 साल पहले मैंने और मेरे भाइयों ने मिलकर युआंदा ग्रुप की स्थापना की थी। हम ईमानदारी से व्यापार करते थे, लेकिन उस समय हालात आज जैसे शांत नहीं थे। कई काले गिरोह बार बार हिंसा के बल पर हमारा कारोबार छीनने की कोशिश करते थे। हर कोई उनसे नफरत करता था। मेरे भाई उनसे लड़ना चाहते थे, लेकिन मैंने कहा कि तुम सबके परिवार हैं। अगर तुम अपराधियों से भिड़ोगे तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए बेहतर है कि मैं अकेला जाऊं। नुओ नुओ ने लार निकली, मुझे पता है, मैंने यह कहानी सुनी है। तुम लोगों पर बहुत अत्याचार हुआ था, फिर तुम लोगों ने मौत की चिट्ठियां निकाली थी और वह चिट्ठी तुम्हारे नाम निकली थी। मैंने ईमानदारी से कहा, हाँ, उसी मौत की चिट्ठी वाले दिन मुझे डर था कि मरने के बाद पुनर्जन्म भी न मिले, इसलिए मैंने अपने शरीर पर क्षितिगर्भ राजा का टैटू बनवाया था। बस यही प्रार्थना की थी कि बुद्ध मुझ पर दया करें और अगले जन्म में फिर इंसान बन सकूं। मैंने 15 साल पहले की सारी बातें नुओ नुओ को बताई। मैंने अपने शरीर पर लोहे की कई कई परतें बांध रखी थी। उनकी वजह से चलना फिरना मुश्किल था, इसलिए मैंने खुद को दुश्मनों के रेत खदान वाले मैदान में पहले से छिपा दिया था। जब उनका नेता वहां आया और मेरे सिर के ठीक ऊपर खड़ा हुआ, मैंने नीचे से उसकी जांघ के आर पार चाकू घोंप दिया। उसके बाद मुझे अकेले ही पूरे मैदान के लोगों का सामना करना पड़ा। मुझे याद नहीं कि मेरे शरीर पर कितनी बार वार हुए थे, लेकिन मुझे साफ याद है कि मैंने अपने शरीर पर लोहे की कितनी परतें बांध रखी थी। शुरुआत में वे लोग हैरान थे, लेकिन जब उन्होंने मेरे कपड़े काट दिए और देखा कि मैंने खुद को मध्यकालीन कवच की तरह लोहे की चादरों से ढक रखा है, तो वे पागल हो गए। उन्होंने तो खदान की मशीनों से मुझे कुचलने तक की कोशिश की, लेकिन पुलिस समय पर पहुंच गई और मैं बच गया। उसके बाद लोगों ने मुझे गुओ जियांगलोंग कहना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। मुझे 20 साल की सजा हुई। जेल जाने के बाद मुझे लगा कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, लेकिन फिर मुझे पता चला कि मेरा एक बच्चा होने वाला है। एक अच्छा पिता बनने के लिए मैंने जेल में खुद को पूरी तरह बदल लिया। अच्छे व्यवहार की वजह से मेरी सजा 5 साल पहले खत्म कर दी गई, सिर्फ इसलिए ताकि मैं तुम्हारे बड़े होने का समय न चूक जाऊं। नुओ नुओ ने धीरे से पूछा, माँ ने मुझे ये सब कभी क्यों नहीं बताया? मैं हंसा। वे लोग अपराधी थे, हम ये सब बताने की हिम्मत कैसे करते? हमें डर था कि पुराने दुश्मन तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। इन सालों में हमने अपने भाइयों को भी तुम्हारी माँ की मदद करने नहीं दी और कभी किसी को तुम्हारी असली पहचान नहीं बताई। उसने फिर पूछा, लेकिन जब तुम वापस आ गए थे तब भी मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने पीछे चल रहे भाइयों की ओर इशारा किया। तुम जानती हो 15 साल बाद भी ये लोग मुझे अपना चेयरमैन क्यों मानते हैं? नुओ नुओ ने सिर हिलाया। एक भाई दर्द भरे स्वर में बोला, उस समय लोंगे की कोई संतान नहीं थी। हम सबके ऊपर माता पिता और नीचे बच्चे थे। जब वे जेल गए तभी हमें पता चला कि उन्होंने मौत की चिट्ठी में पहले से हेर फेर कर दिया था। उन्होंने शुरुआत से ही तय कर लिया था कि वे हम सबकी जगह खुद जान जोखिम में डालेंगे। मैंने कड़वी मुस्कान के साथ नुओ नुओ से कहा, उस समय मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं था। मैंने तो मूर्खों की तरह तुम्हारी माँ को एक पत्र भी लिखा था जिसमें कहा था कि वह किसी और आदमी से शादी कर ले। अगर मुझे पता होता कि वह तुम्हें जन्म देने वाली है तो मैं कभी इतनी बहादुरी दिखाने की कोशिश नहीं करता। उस साल मैंने तुम्हारी माँ को छोड़ने का फैसला किया था और इसी वजह से मुझे हमेशा शर्म आती रही कि मैं तुम्हें सच बताऊं। फिर मैंने पीछे मुड़कर कहा, ठीक है, अब तुम लोग वापस जाओ, वरना लोग सचमुच सोचेंगे कि मैं कोई गैंगस्टर हूँ। मेरे भाई घबरा गए। वे मदद की उम्मीद में नुओ नुओ की ओर देखने लगे। बड़ी मालकिन, लोंगे युआंदा वापस नहीं आना चाहते क्योंकि वे रिश्तों और वफादारी को बहुत महत्व देते हैं। वे कहते हैं कि सच्ची दोस्ती पानी जैसी होती है। उन्होंने कभी हमसे पैसे या इनाम नहीं मांगा। 15 साल पहले हम कमजोर थे, हम अपराधियों के हाथों सताए जाते थे, तब सिर्फ वही हमारी रक्षा करते थे। अब 15 साल बाद हमारी बारी है कि हम उनका एहसान चुकाएं। कृपया उन्हें समझाइए कि वे युआंदा वापस लौट आए। मैंने मुस्कुराकर कहा, बस करो, तुम सब चले जाओ। मैंने जो किया था बदले में कुछ पाने के लिए नहीं किया था। अगर भविष्य में मेरे ठेले से एक डिब्बा खाना खरीद लिया करो तो वही हमारी भाईचारे की सबसे बड़ी इज्जत होगी। सभी लोग असमंजस में पड़ गए। उसी समय नुओ नुओ अचानक बोली, लेकिन मैं तो अमीर बाप की बेटी बनना चाहती हूँ। मैं एकदम चौंक गया। मैंने कहा, मैंने जेल में एक बात सीखी है, इंसान को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, अपनी मेहनत और अपने हाथों से दौलत कमानी चाहिए। नुओ नुओ तुरंत बोली, क्या? तो 15 साल पहले जब तुमने विरोध किया था और तलवार उठाई थी तब तुमने हाथों से लड़ाई नहीं की थी, क्या पैरों से की थी? मैंने कहा, ये बात को घुमाना है।
नुओ नुओ बेचैन होकर बोली, लेकिन मैं अमीर बाप की बेटी बनना चाहती हूँ। तुम 15 साल जेल में रहे, मैं और माँ 15 साल तक दुख झेलते रहे। अब जब लोग खुद तुम्हारा एहसान चुकाना चाहते हैं तो क्या मुझे अमीर बाप की बेटी बनने का अधिकार नहीं है? क्या माँ को अमीर घर की मालकिन बनने का अधिकार नहीं है? मैंने कहा, यह एक आदमी के सम्मान का सवाल है। मैंने अपने भाइयों की मदद की थी, उसका बदला पैसे के रूप में कैसे ले सकता हूँ? वह आंसू पोंछते हुए थोड़ी नाराजगी के साथ बोली, मुझे तुम्हारी पहचान से कोई मतलब नहीं। अगर तुम ऐसे ही इनकार करते रहे तो मैं तुम्हें हमेशा नफरत करूंगी। आज तुम अपने सम्मान के लिए लड़ रहे हो, लेकिन मेरी और माँ की पूरी जिंदगी बदल सकती है। मैं कुछ क्षणों तक चुप रहा, फिर मुड़कर भाइयों से कहा, अगर तुम लोग सच में मेरा एहसान चुकाना चाहते हो तो क्या उस स्कूल की कैंटीन मुझे दिला सकते हो? ये सुनते ही सभी भाई उत्साहित होकर आगे आ गए। लॉन्ग गए, एक स्कूल की कैंटीन से क्या होगा? ऐसा करते हैं, युवांदा ग्रुप के पास अभी 20,000 कर्मचारियों के लिए 25 कैंटीनें हैं। आप सबकी जिम्मेदारी ले लीजिए, हम अनुबंध बना देते हैं। पहले आप उन्हें चलाइए, अगले साल किराया दे दीजिएगा। मैंने तुरंत कहा, ये कैसे हो सकता है? ये तो लगभग मुफ्त में देने जैसा हुआ। लॉन्ग गए, हम सब भाई हैं, इसमें हिसाब किताब कैसा? मैं सच में मना करना चाहता था, लेकिन नुओ नुओ के लिए मुझे अपने पुरुष अभिमान को थोड़ा छोड़ना पड़ा। आखिरकार मैंने 26 कैंटीनों के संचालन का अधिकार स्वीकार कर लिया। मुझे ये तरीका ज्यादा पसंद नहीं था। मेरा हमेशा मानना था कि भाईचारे के बदले पैसे लेना सही नहीं होता। 1 महीने बाद मैंने 2 पोर्शे कारें खरीदी। एक अपनी पत्नी को चलाने के लिए दी, दूसरी हीरों से सजवाकर नुओ नुओ को सजावटी वस्तु के रूप में उपहार में दे दी। उन्हें खुश देखकर मैंने सोचा, शायद यही ठीक है। अपने छोटे से परिवार का ख्याल रखना ही सबसे महत्वपूर्ण बात है। मर्द की इज्जत वगैरह अगर उसके लिए थोड़ा समझौता करना पड़े तो कोई बात नहीं। नुओ नुओ अब पहले जैसी उच्छृंखल नहीं रही। उसने पढ़ाई को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। उसके अंक लगातार बेहतर होने लगे। वह कहती थी कि वह कैटरिंग मैनेजमेंट की पढ़ाई करेगी ताकि भविष्य में मेरे कारोबार को संभालने में मेरी मदद कर सके। अपनी बेटी को समझदार बनते देखकर मैं बहुत भावुक हो गया। उस दिन के बाद दुनिया में गुओ जियांगलोंग नाम का कोई व्यक्ति नहीं रहा। बस एक ऐसा कैंटीन मालिक रह गया जो अपनी पत्नी से प्यार करता था, अपनी बेटी से प्यार करता था और अपने परिवार के लिए जीता था।